हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल बैंक पेंशनर के सामने दो समस्याएं खड़ी हो गई हैं। क्योंकि अभी तक तो यही था कि आईबीए और यूनियन मिल करके वेज सेटलमेंट करते थे, वो लागू होता था, अब तक हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये 1970 का एक्ट बीच में आया, इसने कुछ गड़बड़ी पैदा कर दी। हमारे जितने भी लोग जो समझ के बैठे हुए थे कि जो वेज सेटलमेंट हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया। आज हम इसको स्पष्ट रूप से जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, वो एक जनरल लेबर लॉ है। वो सभी बैंकिंग कंपनीज पर लागू होता है और दूसरी कंपनियों पर भी लागू होता है। लेकिन 1970 का जो एक्ट है, ये स्पेशल नेशनलाइज बैंकों का लॉ है, ये जनरल लॉ नहीं है। इसलिए जो नेशनलाइज बैंकों पर ये जो लॉ लागू होगा और इसमें जो जो एस्पेक्ट्स कवर कर लिए गए हैं, वो एस्पेक्ट्स केवल और केवल इस लॉ से गवर्न होंगे, और जो चीजें इसमें नहीं आई हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से गवर्न होंगे। अब आप खुद ही बताओगे बाद में जब सारी चीजें बताऊंगा कि जो वेज सेटलमेंट होता है उसका करने का किसको अधिकार है। आईबीए यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप खुद ही अंदाज लगाओगे। तो पहले तो हम ये चलते हैं, द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 एक्ट is a special statute enacted after nationalization of major banks. Prior to nationalization, industrial dispute concerning bank employees were largely governed by the Industrial Dispute Act 1947, which is a general labor law applicable to industries in general. After 1970, nationalized banks became statutory bodies governed by a special legislation framework. 1970 का जो फ्रेमवर्क है, जो लॉ है, वो एक स्पेशल लॉ है। आईडीए एक्ट एक जनरल लॉ है। अब इसका अर्थ क्या निकलता है, तो पहले हम देखेंगे सारी चीजों को समझने से पहले कि हम बार बार कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग, और इस कलेक्टिव बार्गेनिंग को हम केवल और केवल इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सीमित कर देते हैं केवल बेस सेटलमेंट से। तो पहले तो हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग का अर्थ समझना पड़ेगा। भैया, कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब केवल आपका बेस सेटलमेंट नहीं है, इसमें और भी चीजें आती हैं। अब वो देख लो कौन कौन सी आती हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ निगोसिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। ये एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयज के बीच में है थ्रू यूनियंस रिगार्डिंग सर्विस, किस किस के रिगार्डिंग सर्विस कंडीशंस। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली बेस सेटलमेंट, इसमें अकेला बेस सेटलमेंट ही नहीं आता, इसमें आते हैं आपके डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू अलाउंसेज, वर्किंग कंडीशंस, आवर्स ऑफ वर्क, लीव, डिसिप्लिन, वेलफेयर, बेनिफिट्स, ट्रांसफर, अदर एम्प्लॉयमेंट मैटर्स। इसमें सारे के सारे आते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग में। हम ये सोचते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक वही आता है आईबीए, और यूएफबीयू जो बेस सेटलमेंट करता है वही आता है, वो उसका एक पार्ट है। उसके साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब है, दो पक्ष जब बैठ जाते हैं और जो सेटलमेंट करते हैं, बार्गेन करते हैं, भैया ये ले लो, ये छोड़ दो, ये ले लो, ये छोड़ दो, और सेटलमेंट पहुंच जाता है, उसको कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो स्वाभाविक सी बात है, डिसिप्लिन पर आएगा, छुट्टी पर आएगा, पता नहीं किन किन चीज़ों पर आएगा, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। अब चलते हैं अंडर द आईडीए 1947, कलेक्टिव बार्गेनिंग में कल्मिनेट इन बाइपार्टाइट सेटलमेंट। और जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी जो बाइपार्ट सेटलमेंट में हो जाएगा का सेक्शन 2P के अंतर्गत, और 18 का, और उसके बाद में कंसिलिएशन, सेटलमेंट, और इसको इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन कुछ भी कह सकते हो, ये हो जाता है। और मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग हो जाती है, दोनों पक्षों में सहमति बन जाती है, और वो एक बाइंडिंग आपका एग्रीमेंट हो जाता है, और उसको दोनों के दोनों मानते हैं। ये आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग है, मतलब कोई भी विषय हो सकता है। अब यहां मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी कलेक्टिव बार्गेनिंग के मैंने एस्पेक्ट्स गिनाए हुए हैं, कितने कौन कौन से गिनाए मैंने बताया आपका डिस्प्यूट रिलेटिंग टू अलाउंसेज, वर्किंग कंडीशंस, आवर्स ऑफ वर्क,
लीव, डिसिप्लिन, वेलफेयर बेनिफिट्स, ट्रांसफर्स एंड अदर एम्प्लॉयमेंट मैटर्स और आपके बेस सेटलमेंट, इतने पॉइंट हैं आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग में। अब एक बात यहां आपको बता देता हूं, इस कलेक्टिव बार्गेनिंग में जितने भी पॉइंट मैंने गिनाए हैं, इन पॉइंटों में से जो एस्पेक्ट, जो मैटर आपके 1970 के एक्ट में चले गए हैं वो उससे गवर्न होंगे, और जो नहीं गए हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से गवर्न होंगे। बड़ा सीधा साधा है। बेस सेटलमेंट किससे गवर्न होगा? बेस सेटलमेंट में आपका 1970 के एक्ट में एक प्रक्रिया दे रखी है कि आपकी बैंक, आरबीआई, भारत सरकार नोटिफिकेशन के माध्यम से होगा। ये वहां जा चुका है, और उसका सर्विंग एम्प्लॉयज का और रिटायर्ड पेंशनर्स का भी वहां जा चुका है। इसका मतलब बेस सेटलमेंट 1947 के एक्ट से निकल चुका है, और इस बेस सेटलमेंट को आईबीए और यूएफबीयू को करने का कोई भी अधिकार नहीं है। क्योंकि जो सेटलमेंट चीजें यहां से निकल चुकी हैं, इवन सर्विस कंडीशंस भी यहां से निकल चुकी हैं, ड्यूटीज भी यहां से निकल चुकी है, और इनके पीछे काफी रेगुलेशन भी बने हुए हैं। यानी जो मैटर 1970 के एक्ट में नहीं गए हैं वो तो गवर्न होंगे आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से, और जो मैटर्स 1970 के एक्ट में वर्णित हो गए हैं वो होंगे वहां से। इसका मतलब ये होगा आपका जो बेस सेटलमेंट है वो केवल और केवल 1970 के एक्ट के अनुसार होगा, और यदि उसके अनुसार होता है तो वहां कोई निगोशिएशन नहीं है, कोई कंसिलिएशन नहीं है, कोई आर्बिट्रेशन नहीं है, वहां एक प्रोसेस है, और वो नहीं है तो वहां पर कोई क्या नाम है उसके लिए कोई आईबी और यूएफबी की कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग भी नहीं है। केवल बेस सेटलमेंट के लिए, और चीजों के लिए तो हो सकती है। जो चीज वहां नहीं गई है आईडी एक्ट में वो तो होंगी आपकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से, और जो चली गई हैं वो होंगी उससे। बड़ा सीधा साधा डिस्टिंक्शन है। अब हम आगे चलते हैं। द कलेक्टिव बार्गेन इज वाइडर देन merely bipartite based settlement. It is a recognized industrial mechanism by resolving disputes and determining condition of service. Whether Act 1970 prevails over IDA 1947 matters covered by Section 19 in IDA, तो क्या 1970 का जो एक्ट है, क्या ये IDA एक्ट यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का है, उससे ये सुपीरियर है? Section 19 of the Act 1970 empowers the board of directors of a corresponding new bank to frame regulations with prior consultation with the Reserve Bank of India and previous sanction of the central government. Sanction 19(2)(d) specifically authorizes regulation concerning the condition or limitation subject to which the corresponding new bank may appoint advisors. अपॉइंटमेंट जो होगा या उनकी एम्प्लॉयमेंट होगा या पे फिक्सेशन होगा या दूसरी जो कंडीशन होंगी, ड्यूटी होंगी, सारी की सारी ये यहाँ दे दिए। ये यहाँ से इंडस्ट्रियल एक्ट से निकल चुकी हैं, और यहाँ से निकल चुकी हैं तो सीधी सी बात है ये बेस सेट उसका हिस्सा नहीं है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, जो ये यूनियन और आईबीए करता रहता है। आईबीए यूनियन का 1970 के एक्ट में कोई रोल नहीं है। हिज प्रोविजन फिर कहता है वो, ए लीगल इंटरप्रिटेशन अ स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर ए जनरल लॉ। अब सीधा साधा एक स्पेशल लॉ जो बनेगा वो जनरल लॉ से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके ऊपर प्रिवेल करता है। हैंस The IDA Act 1970 specifically occupy the field regarding remuneration and service condition, और आपका बेस सेटलमेंट में 1970 का एक्ट प्रिवेल करेगा, उसकी बात मानी जाएगी वो, और दूसरा जो एक्ट है वो उसको ओवरराइड कर जाएगा। द प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल स्टैट्यूट प्रिवेल ओवर द जनरल मशीनरी और IDA हुआ। Therefore, matters especially covered by the statutory regulations framed under Regulation 19 and Section 19(2)(d) must be governed by the Act 1970। और जो इनकंसिस्टेंट है कलेक्टिव बार्गेनिंग में, यानी जो उनको जगह नहीं मिली है 1970 में, वो आपके सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से कवर होंगे। द IDA 1970 में स्टिल अप्लाई इन एरियाज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द 9। क्लियर बोल दिया, जिन एरियाज में नियम नहीं बने, लॉ नहीं बने 1970 में, उस एरिया में आईडीए एक्ट रहेगा। द रेगुलेशंस फ्रेम्ड देयर अंडर ई सच एज रेजुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, डिसिप्लिनरी डिस्प्यूट्स, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, मैटर नॉट स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, ये सारे के सारे आपके आईडीए में रहेंगे। हाउएवर वेयर द पार्लियामेंट हैज स्पेसिफिकली entrusted fixation on remuneration service conditions to statutory regulation under government approved regulations, it would be legally inconsistent to argue that such matters can simultaneously be finally determined by ordinary collective bargaining। अब कह रहे हैं कि जिन नियमों को
पार्लियामेंट ने आईडीए एक्ट के अंदर दे दिया है, और जो मैटर वहां जा चुके हैं उन मैटर्स को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत साथ साथ लेके चलना कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं। सीधा सीधा मतलब यह है कि जो आपके आईबीए और यूएफबीयू जो बेस सेटलमेंट करते हैं 1970 के एक्ट के अनुसार नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली इन मैटर्स एक्सपेशली गवर्न इसमें 19 और 19D द एक्ट 97 हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट एज ए स्पेशल लॉ। ये स्पेशल लॉ है और ये ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है और इसी की चलेगी। ओवरराइडिंग का मतलब इसी की चलेगी और जो आईडीए एक्ट है उसको निष्क्रिय कर देगा। दोस्तों बड़े ही विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं अब ये सब कुछ जानने के बाद, जो मैटर जनरल लेबर लॉ के हैं 1970 से पहले आईबीए और यूएफबीए किया करते थे, उनमें से जो मैटर 1970 के एक्ट में जा चुके हैं, जैसे सर्विस कंडीशंस, उनका पे फिक्सेशन, उनकी ड्यूटीज और पेंशनर्स का मामला, यहां से निकल करके 70 में जब वो तो उससे गवर्न होगा, और फालतू जितनी चीजें रह गई हैं वो आपके आईडीए एक्ट से गवर्न होंगी। तो सीधा सीधा निष्कर्ष यह निकलता है कि 1970 के बाद किसी भी हालत में आईबीए और यूएफबीयू बेस सेटलमेंट नहीं कर सकते। कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं लेकिन बेस सेटलमेंट नहीं कर सकते, और हमें सिर्फ बेस सेटलमेंट से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। जितने भी इन्हें बेस सेटलमेंट किए हैं वो सारे के सारे अल्ट्रा वायरस हैं इस हिसाब से। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।